वेलकम यू ऑन आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे 12th क्लास के चैप्टर 1 शीत युद्ध का दौर के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक शीत युद्ध के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शीत युद्ध शुरू हुआ था 1945 से और लगभग 45 वर्षों तक चला और 1990 में सोवियत संघ के विघटन के साथ खत्म हो गया। वह दो महाशक्तियां जिनके बीच शीत युद्ध हुआ था उसमें से एक थी अमेरिका, जिसे यूएसए भी कहा जाता था, और दूसरी तरफ था सोवियत संघ, जिसे यूएसएसआर कहते थे। दोनों ही महाशक्तियों के बीच शीत युद्ध हुआ और इसके पीछे जो मेन रीजन था वो था इन दोनों की विचारधारा। एक तरफ जहां अमेरिका पूंजीवाद, उदारवाद और लोकतंत्र का समर्थक था, वहीं दूसरी तरफ सोवियत संघ साम्यवाद और समाजवाद का समर्थक था। शीत युद्ध के होने का मुख्य कारण ये विचारधारात्मक मतभेद ही था कि दोनों देश अलग अलग विचारधाराओं का समर्थन करते थे और उसके अनुसार अपनी व्यवस्था को चलाते थे, और इसी भेद के कारण दोनों महादेशों के बीच शीत युद्ध हुआ। शीत युद्ध की वजह से विश्व दो हिस्सों में बट गया। पहला था पहली दुनिया और दूसरा दूसरी दुनिया। पहली दुनिया उन देशों को कहा जाता है जो अमेरिका यानी यूएसए के साथ थे, और दूसरी दुनिया उन देशों को कहा जाता है जो सोवियत संघ यानी यूएसएसआर के साथ थे। इसी के साथ साथ एक तीसरी दुनिया भी थी जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन था, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। दोनों ही महाशक्तियों द्वारा अपनी अपनी विचारधारा को प्रभावी रूप से आगे बढ़ाने के लिए तथा दूसरे देश को ये दिखाने के लिए कि उनकी विचारधारा उससे ज्यादा अच्छी है, कुछ गठबंधन बनाए गए। जैसे अमेरिका ने 3 गठबंधन बनाए, नाटो, सीएटो और सेंटो, और इसी के साथ साथ सोवियत संघ ने एक गठबंधन बनाया जो था वार्सा पैक्ट। तो चलिए विचारधारा के बारे में बात करते हैं। जैसा कि हमने देखा, अमेरिका पूंजीवाद, उदारवाद और लोकतंत्र का समर्थक था और दूसरी तरफ सोवियत संघ था जो साम्यवादी समाजवाद का समर्थक था। तो आखिर ये विचारधाराएं थी क्या? तो सबसे पहले अगर हम बात करें पूंजीवाद के बारे में, तो पूंजीवाद का अर्थ होता है एक ऐसा देश जिसके अंदर सभी उत्पादन संबंधित फैसले लेने का अधिकार, कि क्या उत्पादन किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, कितना किया जाएगा, सामान्य जनता के हाथ में होता है। दूसरे शब्दों के अंदर अगर हम देखें तो निजी क्षेत्र पूरी तरह से स्वतंत्र होता है, यानी कोई भी व्यक्ति अपना निजी व्यापार शुरू कर सकता है अपनी इच्छा अनुसार। उसे सरकार से ज्यादा परमिशंस लेने की जरूरत नहीं होती और ना ही उसके ऊपर ज्यादा पाबंदी होती है। इसी के बिल्कुल उलट समाजवाद के अंतर्गत एक देश के सभी उत्पादन संबंधित फैसले लेने का अधिकार मुख्य रूप से वहां की सरकार के हाथ में होता है। यहाँ या तो निजी क्षेत्र होता ही नहीं है, और अगर होता भी है तो सरकार के अंडर काम करता है, यानी उसकी नीतियों के अनुसार काम करने के लिए विवश होता है। अगर हम बात करें अगली विचारधारा जो थी उदारवाद के बारे में, तो उदारवाद का मतलब होता है कि व्यवस्था को उदार बनाना। उदार बनाने का मतलब होता है फ्री बनाना। तो कहने का मतलब ये है कि ये ऐसी व्यवस्था है जिसके अंदर देश में प्रत्येक व्यक्ति को अधिक से अधिक स्वतंत्रता प्रदान करने के प्रयास किए जाते हैं। इसी के साथ साथ जो सोवियत संघ था वो साम्यवादी विचारधारा पर आधारित था। साम्यवादी विचारधारा का जो मूल होता है वो होता है समानता, जहां सभी लोगों को समान अधिकार प्रदान करने की कोशिश की जाती है, और जब सभी को समान रखने की कोशिश की जाती है तो कहीं ना कहीं हमें स्वतंत्रता से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। तो इसी वजह से ये उदारवाद की हम कह सकते हैं कि जस्ट अपोजिट थी। तीसरी विचारधारा जिसका समर्थन अमेरिका करता था वो थी लोकतंत्र। जैसा कि हम सब परिचित हैं, लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें जनता अपने शासकों का चुनाव खुद करती है, अपने द्वारा करती है। इसी के ठीक उलट जो व्यवस्था समाजवाद के अंदर थी, तो लोग अपनी सरकार का चुनाव खुद नहीं करते थे। वहां पर सिर्फ एक पार्टी थी जिसका शासन होता था, वो थी कम्युनिस्ट पार्टी। यह विचारधारात्मक मतभेद ही जाकर शीत युद्ध का कारण बना। अगर हम बात करें कि शीत युद्ध एग्जैक्टली है क्या, यानी हम इसे शब्दों में कैसे डिफाइन करें, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि शीत युद्ध से अभिप्राय एक ऐसी स्थिति से होता है जिसमें दो देशों के बीच रक्त रंजित युद्ध, यानी आमने सामने की लड़ाई तो नहीं होती, पर विचारधारात्मक लड़ाई जरूर होती है। यानी दोनों महाशक्तियां एक दूसरे से अच्छा साबित करने की कोशिश करती हैं खुद को, और ऐसा ही कुछ अमेरिका और सोवियत संघ कर रहे थे। ऐसा करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, जैसे गठबंधन बनाना, या अत्यधिक हथियारों का निर्माण करना, या अपने साथ बहुत सारे देशों को शामिल कर ये दर्शाना कि उनकी विचारधारा बाकी देश के या दूसरे देश के मुकाबले ज्यादा अच्छी है। अब हमारे दिमाग में एक विचार आता है कि ये प्रतिद्वंदिता, ये कंपटीशन आखिर युद्ध में परिवर्तित क्यों नहीं हुआ? आखिर दोनों महाशक्तियों ने आमने सामने आकर कभी युद्ध क्यों नहीं किया? तो इसके पीछे जो एक कारण था वो था अप्रोध का तर्क। अप्रोध
उसका मतलब होता है वह स्थिति जिसमें दोनों ही देश इतने ज्यादा शक्तिशाली हों कि वो एक दूसरे से युद्ध करने का खतरा मोल ना लें, क्योंकि वो दोनों ही जानते हैं कहीं ना कहीं कि अगर युद्ध हुआ तो उन दोनों को ही अत्यधिक नुकसान होगा। तो इस वजह से वह दोनों देश आपस में युद्ध करने का खतरा नहीं उठाना चाहते, क्योंकि उसके बाद होने वाली हानि को वो दोनों शायद सहन ना कर पाए, और इसी के साथ साथ ये फैसला करना भी मुश्किल हो जाए कि आखिर युद्ध के अंदर जीता कौन। अब शीत युद्ध की वजह से विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा, तो विश्व के अंदर दो ध्रुवीय विश्व की शुरुआत हुई, यानी दो ध्रुवीयता का उदय हुआ। ध्रुवीयता से हमारा मतलब होता है शक्ति के केंद्र। तो जब विश्व में शक्ति के दो अलग अलग केंद्र बन जाते हैं तो उस परिस्थिति को हम दो ध्रुवीयता कहते हैं, और जब ऐसी परिस्थिति विश्व में होती है तो उसी विश्व को दो ध्रुवीय विश्व कहा जाता है। तो अगर आसान शब्दों में हम देखें तो जब विश्व के अंदर शक्ति के दो अलग अलग केंद्रों यानी दो महाशक्तियां हो तो उसी स्थिति को दो ध्रुवीयता कहा जाता है। तो दोनों ही महाशक्तियों ने अपनी अपनी विचारधारा को ज्यादा अच्छा दिखाने के लिए कुछ संधि संगठनों का निर्माण किया। जैसा कि हमने पहले देखा था कि अमेरिका ने 3 संगठन बनाए थे, जिसमें से पहला था नाटो, सीएटो, सेंटो, और सोवियत संघ ने एक संगठन बनाया था जिसका नाम था वार्सा पैक्ट। अब हम उन्हें ही डिटेल में देखेंगे। तो अमेरिका द्वारा बनाया गया सबसे पहला जो संगठन था वो था नाटो। नाटो की फुल फॉर्म होती है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में इसे उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन कहा जाता है, और इसकी स्थापना की गई थी 4 अप्रैल 1949 को। इसको बनाए जाने के पीछे जो मुख्य कारण था या जो उद्देश्य था वो ये था कि नाटो में शामिल सभी सदस्य एक दूसरे की मदद करेंगे, साथ ही सभी सदस्य मिलजुल कर रहेंगे, और अगर एक भी सदस्य पर हमला होगा तो उसे सभी सदस्यों पर हमला माना जाएगा तथा सभी सदस्य उसका जवाब देंगे। दूसरा संगठन जो अमेरिका के द्वारा बनाया गया वो था सीएटो। सीएटो की फुल फॉर्म होती है साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और इसकी स्थापना की गई थी 1954 में। इसको बनाने के पीछे जो मुख्य उद्देश्य था वो था कि साम्यवादी विस्तारवादी जो नीतियां हैं उन्हें दक्षिण पूर्व एशियाई देशों से, यानी वो देश जो दक्षिण पूर्व एशिया के अंदर थे, उन सभी देशों को साम्यवादी नीतियों से या साम्यवाद के प्रभाव से रोका जा सके। तीसरा जो संगठन जो अमेरिका द्वारा बनाया गया वो था सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसे सेंटो भी कहा जाता है। इसकी स्थापना की गई 1955 में, और इसे बनाए जाने के पीछे जो मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि सोवियत संघ को मध्य पूर्व से दूर रखा जा सके और साथ ही साथ साम्यवाद के प्रभाव को रोका जा सके। तो ये 3 संधि अमेरिका ने बनाई, और इसी के साथ साथ एक संधि जिसका निर्माण सोवियत संघ ने किया वो थी वार्सा संधि। वार्सा संधि का मुख्य उद्देश्य था कि नाटो में शामिल सभी देशों का मुकाबला किया जा सके, यानी जिस संधि का निर्माण अमेरिका ने किया था उसके अगेंस्ट सोवियत संघ ने संधि बनाई थी, कौन सी, वार्सा संधि। आगे अगर हम देखें तो हमारे दिमाग में एक ख्याल आता है कि आखिर इन इतनी बड़ी बड़ी महाशक्तियों को छोटे देशों की जरूरत ही क्या हुआ करती थी। वो खुद भी इतनी शक्तिशाली थी कि वो एक दूसरे का सामना कर सकती थी और पूरे विश्व को प्रभावित कर सकती थी। तो इसके पीछे कुछ कारण थे कि आखिर क्यों महाशक्तियों को छोटे देशों के साथ गठबंधन बनाना पड़ता था, जिसमें से सबसे पहला कारण था महत्वपूर्ण संसाधन। भले ही उन महाशक्तियों के पास सब कुछ था, पर अपने आप को ठीक प्रकार से चलाए रहने के लिए उनको महत्वपूर्ण संसाधन जैसे खनिज वगैरह की जरूरत पड़ा करती थी, और उनकी पूर्ति उन्हें छोटे देशों से हुआ करती थी। इसके अलावा जो अगला रीजन था वो था सैनिक ठिकाने। सैनिक ठिकानों का मतलब कि महाशक्तियों के पास बहुत बड़ी सेना थी और उसके संचलन के लिए, उसकी व्यवस्था के लिए उनको जगह की जरूरत पड़ती थी। तो वो सैनिक ठिकाने उन्हें मुहैया कराए जाते थे छोटे देशों के द्वारा, और साथ ही साथ उन छोटे देशों से वो बड़ी या दूसरी महाशक्ति पर नजर भी रख सकती थी। तीसरा जो मुख्य कारण था वो था भूक्षेत्र। बड़ी महाशक्तियों को अपनी सेना के संचरण तथा दूसरी शक्ति पर नजर रखने के लिए भूक्षेत्र मिलता था जब वो किसी छोटे देश के साथ संगठन बनाती थी, और लास्ट में जो उन्हें फायदा होता था वो था आर्थिक मदद। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से छोटे देश भी कहीं ना कहीं बड़ी महाशक्तियों की आर्थिक मदद करते थे, क्योंकि जब उनकी सेना उन छोटे देशों में रहा करती थी तो उनका भरण पोषण सब कुछ उन्हीं छोटे देशों द्वारा किया जाता था। अब जिस तरीके से बड़े देशों को छोटे देशों की जरूरत हुआ करती थी, उसी तरीके से छोटे देशों को भी बड़े देशों की यानी महाशक्तियों की आवश्यकता पड़ती थी। उसके पीछे के जो कारण थे वो ये था कि बड़ी महाशक्तियां उन्हें सुरक्षा का वायदा करती थी कि अगर किसी भी स्थिति में किसी दूसरी महाशक्ति द्वारा उन पर आक्रमण किया गया तो वह जिस महाशक्ति के संगठन में है वो और उसके संगठन के सारे देश उसका साथ देंगे। दूसरा जो रीजन था वो था सैन्य सहायता और हथियार। छोटे देश होने के कारणवश उनके पास इतनी सबल सेना या इतने उच्च तकनीकी हथियार नहीं हुआ करते थे, तो ये सब उन्हें बड़ी महाशक्तियों द्वारा मुहैया कराए जाते थे। और लास्ट में आर्थिक मदद, क्योंकि छोटे देश आर्थिक रूप से महाशक्तियों के जितने सक्षम नहीं थे तो उन्हें आर्थिक मदद
किसी न किसी रूप में बड़ी महाशक्तियों द्वारा तथा प्रौद्योगिकी की मदद भी दी जाती थी। अब विश्व में कभी कभी ऐसा लगा कि ये शीत युद्ध तृतीय विश्व युद्ध में बदल जाएगा। जब दोनों महाशक्तियां आमने सामने आ गईं तो विश्व का ऐसा आभास हुआ कि ऐसा हो सकता है कि दोनों महाशक्तियों में युद्ध छिड़ जाए और ये तृतीय विश्व युद्ध में बदल जाए, परंतु कुछ हद तक ऐसा नहीं हुआ। इन्हीं सारी परिस्थितियों को, इन्हीं सारे घटनाओं को, जिसके अंदर ऐसा लगा कि शीत युद्ध तृतीय विश्व युद्ध में बदल जाएगा, शीत युद्ध के दायरे कहा जाता है। तो अगर हम एक लाइन में लिखें तो शीत युद्ध के दायरों से हमारा मतलब उन स्थितियों से है जिनमें ऐसा लगा कि दोनों महाशक्तियों में युद्ध हो जाएगा, परंतु युद्ध नहीं हुआ। इसमें जो सबसे पहला था, जिसे शीत युद्ध का चरम बिंदु भी कहा जाता है, वो था क्यूबा मिसाइल संकट, जो 1962 में हुआ था। इसके बारे में और जानने के लिए आप हमारी क्यूबा वाली वीडियो देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट जो था वो था बर्लिन की नाकेबंदी। बर्लिन पर जो नाकेबंदी की गई थी 1948 में, उस समय भी ऐसा लगा कि दोनों महाशक्तियों के बीच युद्ध हो सकता है, परंतु नहीं हुआ। कोरिया संकट जो 1950 में हुआ, और इसी के साथ साथ कांगो का संकट जो कि 1960 में हुआ। दोनों परिस्थितियों में ऐसा लगा कि युद्ध होने की संभावना है। इसके अलावा वियतनाम में जब अमेरिका ने हस्तक्षेप किया 1954 से लेकर 1975 तक, और साथ ही साथ हंगरी में सोवियत संघ का हस्तक्षेप, कहीं ना कहीं पूरे विश्व को यह आभास कराता रहा कि शीत युद्ध तृतीय विश्व युद्ध में बदल सकता है, परंतु महाशक्तियों की समझदारी और सूझबूझ के कारण ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब जैसे जैसे शीत युद्ध आगे बढ़ने लगा तो दोनों ही महाशक्तियों ने अपना अपना हथियारों का जखीरा बढ़ाना शुरू किया और हथियारों का प्रोडक्शन बढ़ता ही जा रहा था। एक समय आकर उन दोनों को रियलाइज हुआ, उन्होंने महसूस किया कि इस तरीके से हथियारों का प्रोडक्शन करना एंडलेस है और इससे हमें फायदे से ज्यादा नुकसान हो रहा है, क्योंकि हम आर्थिक रूप से भी इसके अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं और साथ ही साथ अपना समय भी इसके अंदर बर्बाद कर रहे हैं। तो इन्हीं सब चीजों को देखते हुए उन्होंने कुछ परमाणु संधियां की। परमाणु संधियों से हमारा मतलब होता है कि कुछ हथियारों को ना बनाने या उनका उत्पादन कम करने के लिए जो दो देशों के बीच संधियां की जाती है, उन्हें परमाणु संधि या सैन्य समझौते कहा जाता है। इनमें से जो तीन प्रमुख संधियां थी वो थी परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, दूसरी थी परमाणु प्रक्षेपास्त्र परिसीमन संधि, और लास्ट थी परमाणु अप्रसार संधि। तो अगर अब लास्ट में हम शीत युद्ध को एक नजर में देखें तो शीत युद्ध से अभिप्राय एक ऐसी स्थिति से है जिसमें दो देशों के बीच रक्त रंजित यानी आमने सामने की लड़ाई तो नहीं होती, केवल विचारधारात्मक लड़ाई होती है। दूसरे शब्दों में दोनों महाशक्तियां युद्ध के अलावा अलग अलग तरीकों से, जैसे कि दूसरे देशों के साथ गठबंधन बनाकर या हथियारों के निर्माण द्वारा, खुद को एक दूसरे से बेहतर साबित करने का प्रयास करती हैं और अपरोध के तर्क के कारणवश युद्ध का खतरा मोल नहीं लेती। So that's all for the today's video. Thank you.